दोस्तों नमस्कार। आजकल पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ की चर्चा हो रही है और वो है किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन अभी पूरी तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुआ है। क्योंकि ये किसान जो है वो दिल्ली में आना चाहते हैं और दिल्ली में आ कर के और यहाँ पर सरकार के खिलाफ एक आंदोलन करना चाहते हैं और अपने मांगों को रखना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली आने से पहले ही इन किसानों को दिल्ली से जो लगने वाले बॉर्डर्स हैं, चाहे वो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर्स हों या जो भी बॉर्डर्स हों, वहाँ पर उनको रोका गया है और वहाँ पर पुलिस और किसानों के बीच में काफ़ी झड़प भी हो रही है। उसकी खबरें भी लगातार आ रही है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी सभी और चर्चा है वो है स्वामीनाथन आयोग। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं स्वामीनाथन आयोग को लेकर के और उनकी रिपोर्ट्स को लेकर के एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप सबों को बताया जाए कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या था ऐसा, और C25 जो फार्मूला है, C2+50 फार्मूला जो है वो क्या है, उन सब चीज़ों को इस वीडियो के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए थोड़ा आप लोग जितने भी जो हमारे दोस्त हैं जो खास करके किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, जो समझना चाहते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को, उनके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो प्लीज़ इसको पूरा वॉच कीजिए और समझिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग शुरुआत से कि नवंबर 2004 के अंदर 18 नवंबर 2004 को एक राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया गया था, है ना। और उस आयोग की जो अध्यक्ष थे, उसकी जो अध्यक्षता सौंपी गई थी वो MS स्वामीनाथन को दी गई थी। इसीलिए इसको बोलते हैं कि स्वामीनाथन आयोग, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे स्वामीनाथन, जो है एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि देश के अंदर हरित क्रांति लाया था। हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। तो उन्हीं को राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और इसीलिए ये जो रिपोर्ट दी है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। पहला पॉइंट। अब जब से ये बना 2004 में, नवंबर 2004 में बना था, उसके बाद से स्वामीनाथन जी ने अपने अध्यक्षता में इस पर काम करना शुरू कर दिया था और 2004 से लेकर के 2006 तक कुल 5 रिपोर्ट दिया था। क्या कब कब रिपोर्ट दिया था उसको भी बता रहा हूँ मैं, उसका ब्रेकअप जो है। सबसे पहले जो इन्होंने रिपोर्ट दिया था वो दिसंबर 2004 के अंदर दिया था। इसके बाद जो सेकेंड रिपोर्ट दिया था वो अगस्त 2005 को दिया। थर्ड रिपोर्ट दिसंबर 2005। चौथी जो रिपोर्ट थी वो अप्रैल 2006 के अंदर दिया और पांचवी और आखिरी जो रिपोर्ट थी वो 4 अक्टूबर 2006 को दिया था। कुल 5 रिपोर्ट, और इन 5 रिपोर्टों के माध्यम से स्वामीनाथन जी ने 201 सिफारिशें लागू करने के लिए अपील की थी। 201 सिफारिशें सरकार को दी थी कि ये जो है हमारे रिपोर्ट की 201 सिफारिशें हैं जिनको कि आपको लागू करना चाहिए। दूसरी चीज़, तीसरा पॉइंट आपको मैं बता दूं कि ये जो रिपोर्ट थी, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ MSP को लेकर के बात थी। किसान, है ना, एक किसान के जीवन से जुड़ी हुई जितनी तमाम चीज़ें हैं, उसके जीवन, उसके कृषि से जुड़ी जितनी तमाम चीज़ें आप सोच सकते हैं अपने दिमाग के अंदर, उन सभी चीज़ों को लेकर के ये रिपोर्ट बनाई थी स्वामीनाथन जी ने। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कुछ 2-4 चीज़ों का नाम लूँ तो जैसे कि सिंचाई, कृषि में सिंचाई का कितना महत्व है आप समझते हैं, भली बात है। सिंचाई के बारे में इन्होंने बात किया था। भूमि सुधार को लेकर के बात किया था। आज के समय में जो किसान आत्महत्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के सामने, उसको लेकर के इस रिपोर्ट के अंदर बात किया था कि किसान के आत्महत्या को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाना चाहिए, उसके बारे में भी बात किया था। फसल बीमा को लेकर के बात किया था। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, जिसको कि आजकल इतना जिस पर चर्चा होती है, ऐसे ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं, सभी चीज़ों को लेकर के इस रिपोर्ट के अंदर स्वामीनाथन जी ने बात किया था। और इसका अंतिम उद्देश्य क्या था? इसका अंतिम उद्देश्य यही था कि जो देश के अंदर जो किसान हैं उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए, उनके जीवन स्तर को बेहतर किया जाए, उनको समृद्ध बनाया जाए, उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, ठीक है। अंतिम उद्देश्य उनका यही था और इसी चीज़ को लेकर के इन्होंने कुल 201 सिफारिशें जो है वो दी थी सरकार को लागू करने के लिए। उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण था
वो मैं आपको बता दूँ, वो एमएसपी को लेकर का था, जिसको कि लेकर के इतना चीज़ आजकल अभी बवाल मचा हुआ है। एमएसपी में इसको मैं यहीं पर जिक्र कर देता हूँ, फिर बाद में और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जिसको कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। एक लाइन में आप समझ लीजिए कि एमएसपी एक ऐसा एक गारंटी कहिए इसको ना, कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, किसानों को एमएसपी के रूप में एक गारंटी देती है। किस चीज़ की गारंटी देती है भाई? कि हम आपके जो उत्पाद हैं, जिस चीज़ का भी आप उत्पादन करते हैं, उस उत्पाद की कीमत को एक सीमा के नीचे हम नहीं आने देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि अनाज की उपज अधिक हो गई है ना, तो अर्थशास्त्र के अंदर एक सिंपल सा एक बात है हमारे बाज़ार के अंदर, कि किसी भी चीज़ की जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी प्राइस कम होने की संभावना रहती है। तो एमएसपी उस स्थिति में एक गारंटी है सरकार की तरफ से किसानों को, कि आप चाहे जितना भी उत्पादन करते हैं, लेकिन आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो एक लिमिट के नीचे हम कम नहीं होने देंगे, है ना। यही है एमएसपी, मान लीजिए। तो इसको लेकर के जो स्वामीनाथन आयोग ने जब रिपोर्ट दिया था, तो इसमें जो फार्मूला दिया गया था उसको बोलते हैं C2 + 50%। अब ये C2 + 50% क्या है? C2 का मतलब है कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट, है ना। और कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट के अंदर स्वामीनाथन जी ने इसमें सारी चीज़ों को समेट दिया था। सारी चीज़ों मतलब कि खेती करने के लिए आपको जितना कॉस्ट लग रहा है, सोच लीजिए, आप सोच लीजिए जितना आप सोच सकते हैं कि खेती करने में आपको क्या क्या खर्चा आएगा, बीज से लेकर के, ट्रैक्टर से लेकर के ना, तमाम चीज़ें। अगर आपने ज़मीन रेंट पर लिया है उससे लेकर के, इवन आप खेती करने के लिए अगर ब्याज ले रहे हैं, या कोई चीज़ खरीदने के लिए ब्याज ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, और उस कर्जे पर जो आप ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे, वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड था, सभी चीज़ों को। इसलिए इसको कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट कहते हैं, C2। क्लियर है? तो इनका जो फार्मूला था C2 + 50, मतलब कि खेती करने के लिए, खेती में जितना भी खर्चा आएगा उतना प्लस 50%, ये मिला करके आप जो है किसान को एमएसपी के रूप में दें। और जब इस फार्मूले से एमएसपी को लागू किया जाएगा, तो वर्तमान समय में जो अनाज है उस पर जो अभी एमएसपी है उसमें काफ़ी इजाफा हो जाएगा। इसीलिए सरकारें जो हैं इसको लागू नहीं कर रही हैं, कि इसको लागू करने से जो देश पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा, ये कहना है। ये फार्मूला था C2 + 50% के एमएसपी को लेकर के। दूसरी चीज़ इन्होंने ये भी कहा था कि जो एमएसपी आप दे रहे हैं वो चुनिंदा फसलों पर मत दीजिए, बल्कि सभी फसलों पर दीजिए। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है कि रबी और खरीफ फसल दोनों को मिला करके तकरीबन 22 ही ऐसी फसल है जिस पर कि सरकार एमएसपी देती है। लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ने कहा था कि नहीं, सिर्फ 22 ही नहीं बल्कि सभी फसलों के ऊपर सरकार को एमएसपी देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी, उनका आय जो है बढ़ेगा। आय जब बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर उनकी जो जीवन स्तर है, जो जीवन की जो उनका दशा है, उसमें भी एक सकारात्मक बदलाव आएगा। ये था एमएसपी को लेकर के स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। अब जो है इसमें आपको ये समझना है कि इसको, अब इसमें एक चीज़ और समझना है कि कांग्रेस ने क्या किया है ना, और बीजेपी ने क्या किया। जो आयोग बना था वो 2004 में बना था और 5वीं रिपोर्ट 2006 के अंदर आई थी। तो इस दौरान में यूपीए की सरकार थी, जाहिर सी बात है। आज जो कांग्रेस का नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ों को रखा था, है ना। और उसमें से उन्होंने जिक्र किया, एक ट्वीट भी मैं आपको दिखाता हूं कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया है, कि मोदी सरकार कहती है कि स्वामीनाथन कमीशन को कांग्रेस ने लागू नहीं किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्वामीनाथन कमीशन में 201 सिफारिशें थी, रिकमेंडेशंस, जिसमें कि यूपीए सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी। उसमें बची 26 सिफारिशें, जिसमें सबसे महत्व एमएसपी से जुड़ी घोषणा कल कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी और राहुल गांधी जी के द्वारा कर दी गई, है ना। तो ये जो 201 जो सिफारिशें की गई थी आयोग के द्वारा, एमएस स्वामीनाथन आयोग के द्वारा, उसमें से 175 जो सिफारिशें हैं वो कांग्रेस ने लागू कर दिया है ऑलरेडी। बचती थी कितनी? 26। और 26 में से क्या हुआ कि जनवरी 2014 तक, ये मैं बात बता रहा हूँ
कि जनवरी 2014 तक कांग्रेस ने 175 सिफारिशों को लागू कर दिया था। जनवरी 2014 के बाद आपको पता है कि 2014 में मोदी जी की सरकार बन गई, तो 2014 के बाद से लेकर के जब से मोदी जी की सरकार बनी तब से लेकर के और अभी तक जो बीजेपी सरकार है उन्होंने 25 सिफारिशें लागू की है ना। तो 175 और प्लस 25 है ना, 200 होता है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एमएसपी वाला, वो कांग्रेस के सरकार में भी कांग्रेस ने उसको उस वक्त लागू नहीं किया था। और मोदी जी जब ये 2014 के चुनाव प्रचार कर रहे थे, अपने प्रधानमंत्री बनने की तरफ अग्रसर थे, तो अपने चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने किसानों से वादा किया था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसके अनुसार जो एमएसपी का जो फार्मूला है उससे मैं किसानों को एमएसपी दूंगा, लेकिन दिए नहीं। और उतना ही नहीं, जब इस चीज़ को लेकर के कोर्ट के अंदर एक पीआईएल डाला गया तो वहाँ पर सरकार जो वो सीधे तौर पर मुकर गई कि भैया हम दे नहीं सकते हैं, इससे हमारे जो संसाधन है जो उस पर बोझ बढ़ जाएगा। और मोदी जी जो है अपने वादे से साफ साफ तौर पर मुकर गए। और अभी का जो फार्मूला है जिस आधार पर सरकार अभी एमएसपी देती है वो A2 + FL + 50% है ना। यानी कि इसमें जो फैमिली लेबर्स होते हैं और जो फसल की लागत है उसको मिला करके और प्लस 50% करके उस पर एमएसपी दिया जाए, तो जो कि कम है। जबकि C2 + 50% से अगर देंगे तो इसे कई गुना नहीं लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिलता है। इसलिए उसको लागू करने से बीजेपी की सरकार और मोदी जी की सरकार बच रही है। सोचिए आप, यहाँ पर एक चीज़ और मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो मोदी जी हैं हमारे, बात करते हैं कि हम इतने बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी, चौथी इकोनॉमी बन जाएंगे, $1 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। और इसी देश के अंदर जो है जो कॉरपोरेट्स हैं उनके जो टैक्स होते हैं उसको लगातार घटा दिया जाता है। उनके 14.5 लाख करोड़ उनके कर्ज माफ़ किए गए हैं। सोचिए, तो इतना चीज़ें जब आप कॉरपोरेट्स के लिए कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं, उसमें आपको देश के अंदर वित्तीय संसाधन पे बोझ नहीं पड़ रहा है, पैसे की कमी नहीं हो रही है, तो फिर जब ये किसानों की जब बात आती है तो कैसे हो गया, कैसे बोझ बढ़ जाता है, जाने सोचने वाली बात है। और इसीलिए जो अब इस चीज़ को लेकर के जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के नेता और जो कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने फिर एक बार से वादा किया है किसानों से कि जब 2024 के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो हम जो हैं वो किसानों को स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार जो एमएसपी है वो देंगे। ये हमारा किसानों के लिए एक गारंटी है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है आने वाले चुनाव के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की थी, उस चीज़ को लेकर के आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या है एक्चुअली। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।